देखिए क्वेश्चन नंबर 201 क्या बोलता है, निम्नलिखित परिघटना में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। तो ये कौन सा इसमें से एक घटना है जिससे हम लोग ये बोल नहीं सकते, ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। जैसे देखिए रिफ्रैक्शन अपवर्तन से तो हम लोग पता कर सकते हैं कि एक प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई भी मीडियम में रहता है तो उसी मीडियम में वो आराम से, जिस मीडियम में वो आराम से स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, समझे। तो परावर्तन रिफ्लेक्शन से भी पता कर सकते हैं हम लोग कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। और देखिए एक डिफ्रैक्शन एक ट्रांसमिशन है, इसमें ना दोनों में देखिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन विवर्तन का मतलब ही होता है ना कि अगर कोई, देखिए ये सेम मीडियम में घटना घटता है, ये लाइट जा रही है, अगर लाइट के, अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक छोटा सा रेसिस्टेंस आके रुक गया, मतलब पत्थर आ गया, तो ये क्या करेगा, ये लाइट को है क्या कि सीधी रेखा में यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से क्या करेगा, ये मुड़ेगा। और ये देखिए कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा और ये साइड से होके, ऐसे साइड से होके फिर आगे बढ़ता है। तो ये देखिए ये हम लोग को बताता है ना कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये किनारे से होकर आगे भाग रहा है। तो ये जो डिफ्रैक्शन है इससे हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। और एक होता है ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन मतलब होता है पारगम्य। पारगम्य मतलब कि इस साइड से इस साइड पार कर जाना। तो लाइट तो ऐसे भी बहुत सारा ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक साइड से दूसरे साइड तक पार कर जाता है, मतलब पारगम्य मतलब वही होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन से हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक सीधी रेखा में चलता है। परावर्तन के थ्रू भी बोल सकते हैं, अपवर्तन के थ्रू भी, लेकिन ये विवर्तन है, इसके थ्रू हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो इसका ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा ना। तो देखिए अब 202 क्या बोलता है ना कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, जो भी समतल दर्पण है उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का क्या कंडीशन रहता है कि वस्तु के आकार का दोगुना होता है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे दोगुना बनता है, यानी ये गलत है। वस्तु के आकार का आधा होता है, नहीं ये भी गलत है। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है कि वस्तुओं के आकार के बराबर आकार का होता है, हाँ ये सही है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बनेगा। फोर्थ क्या बोलता है, पार्श्विक उल्टा लेटरली इन्वर्टेड भी रहता है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन 3 और 4 सही है, ऑप्शन 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं 203। देखिए क्या बोलता है, चम्मच के बाहर की और उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इसे कौन सा प्रकार के दर्पण के निकट माना जाता है। आप लोग के घर में अगर चम्मच होगा तो देखिएगा ना, उसमें दो साइड होता है, एक इस तरह का रहेगा, एक अंदर धंसा हुआ रहता है और एक उभरा हुआ रहता है। तो हम लोग को बात कर रहा है क्या, उभरे हुए पृष्ठ का। तो उभरा हुआ पृष्ठ एक उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा, उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करेगा, और उससे जो भी इमेज बनेगा वो सीधा ही बनेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो 203 का कौन सा होगा, सी। अब देखिए तो 204 क्या बोलता है, 204 बोलता है कि अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर रखे पटल का एक स्पष्ट और दीप्ति प्रतिबिंब बनाता है। तो एक्स किसके बराबर है, देखिए एक्स यहाँ हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक्स दूरी पर रखे एक पटल, यानी यहाँ से हम लोग से बोलता है कि ये एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से ऐसे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, और इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इनफाइनाइट से जब लाइट आएगा, तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहाँ से होकर गुजरेगा, ये फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होके ही गुजरेगा। और बोलता है कि ये जो यहाँ ध्रुव है, और इस ध्रुव और इस फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस फोकस के बीच का डिस्टेंस है एक्स। तो वही बोलता है एक्स क्या है, एक्स का नाम क्या दिया हुआ है, तो एक्स का नाम हम लोग क्या देंगे, ऑप्शन देखिए। तो दर्पण का क्या है, ये फोकल लेंस है, यहाँ ध्रुव है, ये है पोल, और यहाँ क्या है फोकस। तो पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, दर्पण की फोकस दूरी है वो। अगला देखिए तो 205, देखिए 205 न्यूमेरिकल है, तो इसको तो व्हाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन करते हैं। 205 देखिए, चलिए व्हाइट बोर्ड पे, फिर वहीं पे उसको अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आगे वाला भी न्यूमेरिकल वहीं पे। मतलब देखिए वायु में मतलब एक वायु दिया हुआ है और एक पानी दिया हुआ है, यानी जल दिया हुआ है। बोलता है वायु में जल का अपवर्तनांक, यानी वायु में जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। देखिए ध्यान रखिएगा, वायु में जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। तो बोलता है कि जल में, ये जो जल है, जल में वायु का अपवर्तनांक क्या हो गया, तो सेम यही चीज हो जाएगा, बस केवल इनवर्स हो जाएगा, 3/4। तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, 3/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
अब देखिए 206 क्या बोलता है। 206 देखिए तो 206 बोलता है कि एक व्यक्ति को -0.5 डायोप्टर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है। मतलब उसको कितना पावर की जरूरी है, -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर लेंस का शक्ति का उसको जरूरत। तो उसका दूरस्थ बिंदु कहाँ पे होगा, मतलब फोकस पूछ रहा है। तो P बराबर क्या होता है 1/f। P बराबर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 0.5 दिया हुआ है, तो हम लोग को f निकालना है। तो f बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/p, और 1/p बराबर देखिए -0.5 दिया है, तो माइनस छोड़ देते हैं 0.5 लिखते हैं, ये पॉइंट हटाएगा ऊपर 0, 5 2 जा 10, यानी 2 मीटर। जो भी फोकस यूज करेंगे हम लोग वो कितना मीटर का रहेगा, 2 मीटर का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 2 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 206 का ऑप्शन सी। अब देखिए 207 क्या बोलता है। तो देखिए तो बोलता है कि दूरदृष्टि ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष से ग्रसित कोई भी एक मानव है जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। दूरदृष्टि दोष मतलब कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन निकट वाला उसको ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, समझे, वही होता है दूरदृष्टि दोष। तो वही बोलता है दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट बिंदु है। तो निकट बिंदु कितना होगा, निकट बिंदु ध्यान रखिएगा इसमें ग्रेटर देन 25, यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा निकट बिंदु, यानी 207 का क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो 207 हो गया। अब देखिए तो 208 क्या बोलता है। 208 बोलता है कि एक विद्युत सर्किट में एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक ले जाने में, यानी एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है, ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। एक कूलम्ब चार्ज है, चार्ज कितना है, एक कूलम्ब है। एक कूलम्ब चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क हम लोग को कितना करना पड़ा, 1 जूल वर्क करना पड़ा, यानी ये हम लोग का चार्ज है Q। आवेश है कितना, एक कूलम्ब। एक कूलम्ब चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में हम लोग को 1 जूल वर्क करना पड़ा। तो हम लोगों को बोलता है कि उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बीच का जो विभवांतर वो निकाल के बताइए। तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है, Q इंटू भी होता है, वो कार्य बराबर आवेश गुने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। तो W बराबर क्या दिया हुआ है 1 जूल। 1 जूल बराबर Q बराबर 1 कूलम्ब इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कितना, वोल्टेज हम लोग से पूछ रहा है ना, तो वह निम्नलिखित में से संदर्भ मतलब A और B के बीच का वोल्टेज। तो 1 जूल बराबर 1 कूलम्ब इंटू 1 वोल्टेज, यानी 1 वोल्टेज था, उसको A से B तक, मतलब ये जो चार्ज था उस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 1 वोल्ट, और उसी को ए से बी तक लाने में ए से बी तक लाने में 1 जूल काम करना पड़ा। तो 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 कूलम्ब इंटू 1 वोल्टेज, यानी ए और बी के बीच का जो विभवांतर हो 1 वोल्ट का विभवांतर होगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में ही बोलता है ना कि बिंदु ए और बी के बीच बिंदु ए और बी के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा। तो विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 209 क्या बोलता है, और सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग अच्छे से पढ़िए, यूपी वाले लोग आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 209 देखिए 209 क्या बोलता है कि एक LCR सर्किट दिया हुआ है। तो देखिए LCR एक सर्किट है। LCR सर्किट बनाया जाता है जो इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहता है, यहाँ पे ऐसे बनाया रहेगा। ये ना एक बार और हम आप लोग को ये बताया थे सर। LCR सर्किट है जिसमें बोलता है रेसिस्टेंस कितना ओम है, रेसिस्टेंस बराबर ये रेसिस्टेंस 5 ओम है। फिर एक्सएल बराबर कितना है 20 ओम है। यहाँ से देखिए एक्सएल इसको मान लेते हैं एक्सएल बराबर कितना है 20 ओम है, और एक्स धारिता एक्स सी बराबर कितना है, एक्स सी बराबर भी 20 ओम है, और रेसिस्टेंस बराबर ये दिया हुआ था 5 ओम। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ कि 100 वोल्ट से इसको हम लोग जोड़ दिए हैं। तो बोलता है कि परिपथ का प्रतिबाधा होगा, मतलब इसमें जो भी इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट विल भी कितना होगा। तो इसका देखिए स्पेशल फार्मूला होता है। रेसिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 5,
कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस दिया हुआ था हम लोग को 20 और इंडक्टिव रेसिस्टेंस दोनों हम लोग को 20-20 दिया हुआ था। तो इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट मतलब कि ये कितना परिपथ को कितना प्रतिबाधा कर रहा है, मतलब कितना रोक रहा है, वो हम लोग को निकालना। तो इसका एक फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो एक्सएल हम लोग को कितना है, एक्सएल और एक्ससी दोनों तो 20-20 है, तो यानी 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर। आर बराबर कितना है 5, तो 5 पचे 25 का अंडर रूट मतलब कि 5। तो यहां से भी जो प्रतिबाधा परिपथ प्रतिबाधा का मतलब यही होता है कि ये जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस में 5 ओम का रेसिस्टेंस अभी भी और एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है, यानी 5 ओम यहाँ पे आंसर होगा। 209 का कौन होगा, 5 ओम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए तो 210 बोलता है कि दो प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान का प्रतिरोध प्राप्त होता है। मतलब कि दो रेसिस्टेंस है, कितना है 210, दो को रेसिस्टेंस है, दोनों को श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 50 आता है। और फिर बोलता है कि जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्राप्त होता है, मतलब पैरेलल में जोड़ रहे हैं, यानी 1/R बराबर क्या 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखते हैं यहाँ से क्या निकलेगा, R रेसिस्टेंस बराबर निकलेगा R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 इंटू R2 बटा नीचे क्या होगा R1 प्लस R2। तो देखिए R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 बराबर R कितना दिया हुआ है हम लोग को 8 ओम दिया हुआ है, तो बराबर 8 ओम लिख देते हैं यहाँ पे। फिर बोलता है कि इन प्रतिरोधों का मान अलग अलग हमको निकाल के बताइए। तो इसका अगर हम लोग को अलग अलग मान निकाल के बताना है तो देखिए यहाँ से R1 इंटू R2 बराबर क्या हम लोग को निकल जाएगा R इंटू R1 प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए R1 प्लस R2 बराबर क्या है 50, तो 8 गुने 50 तो 8 पचे 40, 400। यानी देखिए R1 इंटू R2 बराबर क्या आएगा हम लोग को 400। और इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, R1 R2 देखिए मिलाइए ऑप्शन से। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया हुआ 21 गुने 29, 21 और 29 दिया हुआ है, एगो 21 और एगो 29, 21 गुने 29 R1 इंटू R2 बराबर 400 होगा, नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखते हैं 10 गुने 40 दिया हुआ है, 10 और 40 ओम दिया हुआ है, 40 दहा के 400, ये बिल्कुल सही है, यानी R1 बराबर 10 हो जाएगा और R2 बराबर कितना हो जाएगा 40 ओम। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। R1 बराबर 10 और R2 बराबर 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद कोई वैसा नहीं है जो R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को 400 मिले। अब इसके बाद आते हैं 211। देखिए 211 क्या हम लोग को बोलता है, 211 बोलता है कि एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो हाइट कितना है 20 मीटर का ऊंचाई है, यहाँ से नीचे हम लोग उसको गिरा रहे हैं, गिराया जाता है। गिराने के दौरान पत्थर का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है, यानी एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो बढ़ेगा ये धीरे धीरे। तो बोलता है जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेलोसिटी, जब जमीन से टकरा रहा है उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और जमीन पर टकराते समय मतलब जमीन पे जिस समय टकरा रहा है वो कितना समय बाद वो जमीन से टकराएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो और ये हाइट कितना है 20 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, हम लोग को जरूरी है भी। तो देखिए भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a लिख सकते हैं, यू 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। तो भी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 2 गुने ए कितना दिया हुआ है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण 10 गुने एस कितना दिया हुआ है 20। तो यहाँ से भी बराबर क्या होगा देखिए 2 दूनी 4, 400 का अंडर रूट। तो भी बराबर 400 का अंडर रूट मतलब कि 20। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना हम लोग का रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी मिला हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड। और अब हम लोग को टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है b माइनस यू बटा टी। तो टाइम निकालना है, टाइम को एने ले जाइए एक्सेलरेशन एने ले आइए। तो टी बराबर क्या होगा v कितना है, v निकला 20, u कितना था u 0 था, खत्म। तो ये 0 बटा एक्सेलरेशन कितना था 10, तो 10 दूनी 20, यानी टाइम कितना लगा हम लोग को 2 सेकेंड। समय 2 सेकेंड में यानी ऊपरे से नीचे 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकेंड का समय लगेगा। और फाइनल वेलोसिटी नीचे कितना वेलोसिटी टकराएगा पृथ्वी पे 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 211 का ऑप्शन डी। अब आते हैं देखिए 212 क्या बोलता है,
212 बोलता है कि एक गोलीय दर्पण और एक पतला गोलीय लेंस, प्रत्येक का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों का फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी किसका -15, माइनस में किसका मेजरमेंट करते हैं, अवतल दर्पण का यानी कॉनकेव, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, दोनों का फोकस दूरी हम लोग माइनस में मेजरमेंट करते हैं। तो दोनों क्या होगा, दोनों अवतल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 212 के डी। अब देखिए 213 क्या बोलता है, 213 देखिए बोलता है कि 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम, ठीक। और हीट कितना जनरेट हो रहा है, हीट पर सेकेंड यानी एच पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड कितना, एनर्जी पर सेकेंड, एच पर सेकेंड कितना है, 100 जूल पर सेकेंड यानी एच पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना एनर्जी ले रहा है, 100, तो एच पर सेकेंड ऐसे लिख दे रहे हैं, कितना है, 100 दिया हुआ है हम लोग को। तो बोलता है प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर यानी भी बराबर हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए एच बराबर क्या होता है, एच मतलब एनर्जी ले सकते हैं, ऊर्जा। तो एच बराबर क्या होता है हम लोग का, एच बराबर हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, वी आई टी लिख सकते हैं, वी आई टी। और ये एच बटा टी एने जाएगा तो एच बटा एस आ जाएगा ये, तो एच बटा टी बराबर क्या निकलेगा हम लोग को, वी आई। हम लोग को निकालना क्या है, भी निकालना, तो आई को चेंज करना होगा। तो भी बराबर आई आर होता है ना, तो आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी बटा आर। तो आई बराबर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, भी बटा आर। तो एच बटा टी यानी एच बटा एस, तो एच बटा टी यहाँ लिख देते हैं पर समय पर सेकेंड। तो एच बटा टी बराबर दिया हुआ है 100 बराबर, ये सब फार्मूला पहले ही थ्योरी में बता दिए हैं। भी हम लोग से पूछ रहा, आई बराबर क्या लिखेंगे, भी बटा आर बराबर आई। तो आई बटा यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर बटा आर। आर कितना दिया हुआ था, 4, ये 4 गुने 100 क्या हो जाएगा 400, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट बराबर भी बराबर हम लोग को क्या निकलेगा 20 वोल्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा, 20 वोल्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो समझे, ये देखिए हम लोग पढ़े थे ना, हम लोग एनर्जी बराबर पढ़े थे, ऊर्जा बराबर, यानी तो ऐसे भी देख सकते हैं, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो ये एनर्जी क्या था, ये एनर्जी एक तरह का कार्य तो है। कार्य बराबर क्या होता है, शक्ति, शक्ति मतलब पावर इनटू टाइम, और पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इनटू पी बराबर वी आई, वोल्ट गुने इलेक्ट्रिक करंट, तो वी आई टी। तो वही हम लोग किए, डब्ल्यू बराबर वी आई टी या एच बराबर वी आई टी, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से दिया हुआ था कार्य पर सेकंड, कार्य पर समय यानी वर्क बटा टाइम, हम लोग को दिया हुआ था कितना, 100 जूल पर सेकंड, कार्य का जूल, समय का सेकंड। तो चलिए समझ गए होंगे, एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। तो 213 हो गया। अब देखिए 214 क्या बोलता है, 214, आराम आराम से सॉल्यूशन करना, हड़बड़ी नहीं करना। जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो आराम आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा, अकबकाइएगा ज़्यादा नहीं, नहीं तो जो जानते होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। तो 213 देखिए, 213 हो गया ना। 214 देखिए, तो बोलता है एक छात्र द्वारा सरल लोलक का लंबाई, एक छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना जी का मान, यानी जी का मान मतलब जिस समय यूज कर रहा था तो जी का मान वो यूज कर दिया 9.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना यूज कर दिया। लेकिन ओरिजिनल में होता कितना है, ओरिजिनल में होता है 9.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही दिया हुआ है कि प्रमाणित मान यानी जो वैल्यू है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलता है कि आखिर कितना वो गलती किया, कितना परसेंटेज वो गलती किया। तो देखिए तो कितना परसेंटेज गलती किया, यानी 9.92 वो यूज किया, और हम लोग का होता है कितना 9.92 ना, हम लोग का होता है कितना 9.8। तो 9.8 देखिए तो कितना मतलब ओरिजिनल से वो कितना ज्यादा यूज कर दिया। तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 9 में से 8 गया 1, यानी 0.12 ज्यादा यूज कर दिया। तो देखिए 0.12 ज्यादा यूज कर दिया। और ओरिजिनल कौन होता है, ओरिजिनल हमेशा नीचे रखते हैं 9.8, और परसेंटेज में चेंज करना है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इस दोनों का डिफरेंस पहले निकाल देना है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपरे रख देना है और नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखना है। 9.8 हमेशा नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं। परसेंटेज में बहुत अच्छा से रेंगा जैसा सिखाए हैं, बच्चा जैसा। इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हटाते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो एगो 0 ऊपर बैठेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 12 2 0 नीचे बैठेगा, ठीक। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 120/98 बचेगा, समझे।
तो 14 पचे 76, 14 छक 84, 64 98, 14 से भी नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा देखते हैं। 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6 और 3 नहीं 6 6 6 2 से काटते हैं, 2 चौका 8 और 2 9 18, 2 चौका 8 2 9 18, फिर ऊपरे 2 से 60, अब 49 और 60, 7 49, तो 49 60 मतलब 1 पॉइंट कुछ कुछ के लग रहा है आसपास आएगा, लेकिन सारा सब ऑप्शन भी वैसा ही दिया हुआ है, 1.22 के आसपास ही दिया हुआ है। तो क्या होगा 60/49 है ना, तो 1.22 के आसपास आ रहा है ऑप्शन में, 1.22% के आसपास आ रहा है 1.22, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए परसेंटेज निकालना था, सिंपल था, एकदम सिंपल था। कितना गलती किया, त्रुटि परसेंटेज इन्हें निकालना था, तो ओरिजिनल 9.8 था लेकिन गलती करके 9.92 लिख दिया, तो आखिर कितना ज्यादा लिख दिया, तो कितना ज्यादा 0.12 ज्यादा लिख दिया, तो ये इसी को तो परसेंटेज निकालना था, 0.12 ओरिजिनल नीचे 9.8 गुने 100, 14 हो गया। अब देखते हैं 15। देखिए आसान आसान है, ज़्यादा तो भास्ट नहीं है और समझा भी दे रहे हैं आसानी से। देखिए तो 215 क्या बोलता है कि एक बॉल है वो एच ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है, मतलब एक बॉल है और इसका ऊंचाई कितना है एच है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा एकदम फिक्स है। ये यहाँ से ऊपर से छोड़ा जा रहा है और बोलता है कि टी सेकेंड और जमीन तक पहुंचने में उस टाइम कितना लेता है, टी सेकेंड में यहाँ जमीन तक पहुंच जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक एच। फिर आगे क्या बोलता है कि t/5 सेकेंड बाद बॉल की जमीन से दूरी क्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ तो बोलता है कि t सेकेंड में नीचे जमीन तक पहुंच जाता है, लेकिन बोलता है कि अगर ऊपर से चले और t/5 सेकेंड बाद वो x डिस्टेंस, मान लीजिए ऊपर से नीचे x डिस्टेंस कवर करता है, तो हम लोग से पूछ रहा है कि नीचे से कितना ऊपर वो अटनल है बॉलवा, वो हम लोग से पूछ रहा है, यानी हम लोग से पूछ रहा है क्या h माइनस x, टोटल h है, ऊपरे से t/5 सेकेंड में x डिस्टेंस कवर किया, तो नीचे से पूछ रहा है, नीचे से वो कितना ऊपरे है, बस यही हम लोग से पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग क्या था h, यानी h बराबर क्या आता है h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मोशन का इक्वेशन से u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो खत्म हो गया, तो यानी इस h बराबर क्या हम लोग निकाल देंगे हाफ a, टाइम कितना लगा था t सेकेंड, तो हाफ at स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब एक चीज और इसमें मतलब एक स्टेप और थोड़ा आगे बढ़ना, अब इसके लिए निकाल देते हैं t/5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो h बराबर निकाल देते हैं। अब मान लेते हैं इसको h2 लिख दे रहे हैं, h2 यानी ये h1 था, ये h2 है, तो h2 बराबर अब कितना हो जाएगा, ut तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डायरेक्ट लिखते हैं हाफ a, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। टाइम देखिए, टाइम ये कितना सेकेंड में नीचे पहुंच रहा है t/5 सेकेंड में, तो यहाँ लिख देते हैं t/5 के होल स्क्वायर, यानी h2 बराबर क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से t स्क्वायर यानी 5 5 25, तो 1/25 नीचे आ जाएगा गुने 1/2 at स्क्वायर, यानी हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए हाफ at स्क्वायर बराबर क्या है, हाफ at स्क्वायर बराबर h1 है, तो ये हाफ at स्क्वायर बराबर h1 तो यूज कर ही सकते हैं, यानी h2 बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये इतना बराबर h1 यानी h1/25, h1/25, ये h1/25 मान लीजिए। अब हम लोग को नीचे से निकालना था, तो नीचे से सॉरी यहाँ x जब मानवे किए थे तो h2 कहला मान लो, ओहो ये h माने थे तो इसको h1 ही रहने दीजिए, और ये h2 नहीं, इसको तो x हम लिखिए दिए लेकिन x माने नहीं, तो यहाँ x लिख दे रहे हैं ना, ये x है, x यहाँ h1 की जगह h हो जाएगा। तो देखिए x बराबर h/25, अब यहाँ से आराम से तो निकाल ही सकते हैं कि अब नीचे से ऊपर कितना है, यानी x बराबर हम लोग को निकल गया h/25, तो निकाल दीजिए नीचे से ऊपर कितना अटकल है, तो h बराबर h निकाल रख ले रहिए, और x बराबर क्या h/25 लिख दीजिए, h/25। देखिए तो 25 में से 1 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 24h/25, यानी 24/25h, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आसान है, कुछ नहीं करना था, खाली ऊपरे से देखना था कि हाँ एक शुरू वाला इक्वेशन निकाल दीजिए, h बराबर हाफ at स्क्वायर, फिर निकाल दीजिए कि t/5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो t/5 सेकेंड में x डिस्टेंस कवर किया, x बराबर कितना h/25, इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी इतना ही दूर तक चला, ऊपर से नीचे तक कितना दूर तक चला, यहाँ से यहीं तक चला, तो लेकिन हम लोग से पूछ रहा है कि नीचे से ऊपर वो कितना ऊपर अभी अटंगल है,
तो नीचे से ऊपर कितना था, टोटल एज डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो नीचे से ऊपर एच माइनस एक्स, तो वही हम लोग किए एच माइनस एक्स, एक्स बराबर एच बटा 25, तो 215 भी हो गया। अब देखिए 216 क्या बोलता है, 216 बोलता है कि थर्मोडायनेमिक्स में स्थिति चर होता है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स एक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा वेरिएबल होता है, गर्मी और वर्क, मतलब हीट और वर्क, केवल वर्क, गर्मी और इंटरनल एनर्जी, हीट और इंटरनल एनर्जी, या केवल इंटरनल एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस होगा वहाँ पे हीट और उसका जो इंटरनल एनर्जी है दोनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो 216 का कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए तो 217 क्या बोलता है, ये तो फिगर से ही पता चल रहा है कि एक अंडासुर के बारे में एक ग्रह के अंडाकार पथ को दर्शाता है जो छायांकित पथ के समान क्षेत्र है, फिर ग्रह से ग्रहण करने का समय T1 और T2 है, यानी यहाँ देखिए ये है T1 है और ये T2 है। तो बोलता है ए से बी या सी से डी क्रमशः जाने के लिए लिया गया समय, जाने वाला समय, मतलब बोलता है कि ए से बी, यहाँ देखिए यहाँ ए है, ए से बी यहाँ से यहाँ तक, और एक है यहाँ सी से डी तक। तो बोलता है कि ए से बी तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा या सी से डी तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए ये अंडाकार टाइप का सर्कल है, ये देखिए इस टाइप का अंडाकार का ऐसे सर्कल है, और यहाँ पे लिया हुआ है एगो बीच में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिया हुआ, और यहाँ से ऐसे किया हुआ, और यहाँ पे ऐसे किया हुआ, और इस पे यहाँ पे ऐसे और ऐसे। तो ध्यान रखिएगा कि इधर वाला जो ये वाला एरिया है ना, क्योंकि यहाँ पे सर्प मतलब कि अंडा के आकार का है, तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये जो T1 है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, तो T1 ज़्यादा समय लगेगा। और ये T2 देखिए यहाँ पे ये सीधे आके उठा हुआ पार्ट है ना, उठा हुआ भाग वहाँ पे जाके आ गया, तो इसीलिए T2 थोड़ा कम समय लगेगा, T1 ज़्यादा समय लगेगा, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, और आगे देखिए 218 देखिए क्या बोलता है, 218 तो ये तो लॉजिक वाला गेम है। देखिए इसको मिलाना होगा, देखिए एक्सेलरेशन किसके साथ मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी किसके साथ मिलेगा, फोर्स किसके साथ मिलेगा, और गति किसके साथ मिलेगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन देखिए कहाँ जाएगा, तीसरा नंबर पे जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा, सीधा सीधी जाएगा। फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपरे जाएगा, ऊपरे। और मोमेंटम कहाँ जाएगा, सीधे सीधे जाएगा। देखिए यहाँ पी है, पी किस में घुस रहा है, पी घुस रहा है थर्ड में, मिलाइए कने है, पी थर्ड में घुस रहा है। यहाँ पे देखते हैं पी कने, देखिए नीचे है, नीचे से चलते पी थर्ड में घुस रहा है, ठीक है, ये पी थर्ड में घुसा। अब आते हैं क्यू का, क्यू कहाँ घुसा, क्यू सेकेंडे में घुसा, तो यहाँ भी देखिए क्यू सेकेंडे में है। फिर आते हैं आर, आर कहाँ गया, एक में, देखिए यहाँ भी आर एक में घुस रहा है। और एगो नीचे क्या है, मोमेंटम एम भी, यानी मोमेंटम 4 में ही घुस रहा है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये फार्मूला था, फार्मूला को ही मिला देना था। अगला देखिए 219 क्या बोलता है कि एक बाल्टी में पानी का ऊर्ध्वाधर सर्कल में घुमाया जाता है, जिसमें उसे जड़ा स्ट्रिंग, मतलब कि उसमें क्या बोले, जड़ा स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग अटैच रहता है, वो जो बाल्टी में रिंग होता है ना वो अटैच रहता है, उसके साथ बाल्टी में पानी भर ले, उसको पूरा हाथ से गोले गोले घुमा रहा है। और देखिएगा कि उससे पानी नीचे गिरेगा नहीं, वो गोले गोले पूरा घूम रहा है। तो वहाँ पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है, एफ बराबर क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, एम भी स्क्वायर बटा आर काम करता है वहाँ पे। और ध्यान रखिएगा एम भी बराबर एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम जी बराबर एम जी भी लिख सकते हैं, यानी एम जी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एम जी और एम भी स्क्वायर बटा आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। मास हटाते हैं तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर वी स्क्वायर बटा आर निकल जाता है, जो हम लोग को ग्रेविटी में ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर, यानी दोनों फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। इस दोनों इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, तब तो पानी नहीं गिरता है बाल्टी से नीचे। अगला बोलता है वर्तमान संशोधित गैल्वेनोमीटर मापने का उपकरण है। ये जो गैल्वेनोमीटर है उससे हम लोग क्या मेजरमेंट कर सकते हैं, विच इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट इन मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर, मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड रूप होता है उससे हम लोग क्या मेजर, उससे तो हम लोग सॉरी क्या बोलता है, वर्तमान संशोधित गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, और उससे हम लोग जब उसको मॉडिफाई करेंगे तो वो जो मॉडिफाई बनेगा उसका नाम क्या है वो बोलना चाह रहा है। एमीटर बोल सकते हैं,
पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं या वोल्ट मीटर बोल सकते हैं या वोल्टामीटर। तो ध्यान रखिए ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, जो इसको मॉडिफाइड रूप होता है गैल्वेनोमीटर का, उसको हम लोग वोल्ट मीटर बोल सकते हैं। क्या? विच इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, सॉरी यहाँ पे बोलता है क्या कि मेजर करंट इन मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। तो अगर करंट के बारे में जिक्र करेगा तब तो हम लोग एमीटर बोलेंगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड रूप वोल्ट मीटर होता है। लेकिन इंग्लिश वाला लैंग्वेज देखिए, इंग्लिश वाला लैंग्वेज के पढ़ने से पता चलता है कि वो करंट मेजरमेंट करने के लिए बोल रहा है कि मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है, उससे हम लोगों को करंट को मेजरमेंट करना। तो करंट से जनरली हम लोग एमीटर से ही मेजरमेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए ही सही रखिए, एमीटर। एमीटर सही होगा 220 का। अगला देखिए तो 221 क्या बोलना चाह रहा है? 221 बोलना चाह रहा है कि मानव नेत्र अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं को देख सकता है। तो यह क्या कहलाता है? यह इसको हम लोग समायोजन बोलते हैं, मतलब एकोमोडेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग दूर का वस्तु या नज़दीक का वस्तु कोई भी हो, उसको फोकस दूरी को अपना एडजस्ट करके आराम से देख सकते हैं। अब देखिए तो 222 देखते हैं। इसका ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल व्हाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ये तो सीधा सीधी पता चल रहा है, 10 × 50 जूल होगा। लेकिन चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ पे अच्छे से विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 10 वोल्ट के विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना दिया हुआ है? 10 वोल्टेज दिया हुआ है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश यानी चार्ज Q बराबर कितना चार्ज दिया हुआ है? 5C, 5 कूलम्ब दिया हुआ है। तो बोलता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है? V × Q, मतलब 10 × 5, 10 × 50 जूल लगेगा, 50 जूल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो देखिए ज्यादा भी भास्ट नहीं पूछता है, बस केवल ना वहां पे सतर्क रहना है आप लोगों को कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। अब देखिए 223 क्या बोल रहा है? 223 बोलता है कि एक सुचालक का प्रतिरोध किस चीज पे डिपेंड करता है? तो एक देखिए, एक कंडक्टर तार है, सुचालक तार है, इसका सुचालकता मतलब इसका कंडक्टिविटी, इसका जो सुचालक का प्रतिरोध है, मतलब ये तार है, ये तार कंडक्टर है, तो इस तार का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा। तो ये रेसिस्टेंस क्या चीज पर डिपेंड करता है? ρL/A। तो देखते हैं, लंबाई पे तो डिपेंड करता ही है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखा जाता है, इसका मतलब कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता होगा। तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक। और 223 के बाद 224 देखिए। 224 हम लोग को क्या बोलता है? 224 बोलता है कि 1 मीटर की लंबाई, लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है, और 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या, रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, समझे? 20/100, ये सही है, मतलब कि 0.2 मीटर वाली एक धात्विक छड़ का प्रतिरोध निकालना है हम लोग को, रेसिस्टेंस निकालना है। जबकि रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है हम लोग को 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर हम लोग को दिया हुआ है। तो रेसिस्टेंस निकाल कर बताना है। रेसिस्टेंस बराबर जानते हैं ρL/A, और पाई के टर्म में बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ही निकल जाएगा। आर रो बराबर कितना दिया हुआ है? देखिए 2 × 10⁻⁸ दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। एरिया इधर निकाल देते हैं। देखिए एरिया बराबर क्या होता है? πr² होता है, क्योंकि तार है तो तार सर्कल टाइप का रहेगा, गोला गोला जैसा, इस तरह का। देखिए इसका मुंह कैसा है, ऐसे नोखी। तो देखिए पाई को पाई रहने दीजिए। रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। तो देखिए 2 दूनी 4, अच्छा इसको और छोटा कर देते हैं, 0.2 × 0.2 लिख सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 लिखेंगे, कई अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा? 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी 0.04 पाई। इतना क्या हम लोग को निकल गया? एरिया। यही चीज इस जगह पे पुट कर देना, 0.04। अब देखिए 0.04, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना, देखते हैं। देखिए 2 × 10⁻⁸ गुने, देखिए ये 2 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻², 10⁻² ऊपर चला जाएगा, बटा नीचे क्या हम लोग को बचा? केवल 4 बचा। अब देखिए 4 से सॉरी पाई भी बचा, पाई छूट रहा है। तो यहाँ से देखिए 2 × 2, 2 × 4। अब देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा? अब ये 2 को 1 में भागा देते हैं, तो 2 से 1 में भागा देंगे तो 0.5 मिलेगा हम लोग को, गुने 10 के पावर। देखिए यहाँ 10⁻⁻8 और 10⁻+2 है, तो मतलब 10⁻6 मिलेगा, और बटा नीचे क्या हम लोग को बच रहा है? नीचे पाई बच रहा है, यानी 0.5 बटा पाई गुने 10⁻6 है।
दो पचे 10, 0.5 बटा पाई गुना 10⁻⁻6 ओम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझे, ऑप्शन बी है। तो 224 भी हो गया। अब देखिए 225 क्या बोलता है। 225 बोलता है कि आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र में 45 किलो जूल एनर्जी उत्पादित होता है। तो एनर्जी यानी एच या ई, कुछ भी लिखिए, एच या ई बराबर कितना जेनरेट कितना हो रहा है, 45 किलो जूल। तो 45 किलो जूल, इसको जूल में चेंज कर दीजिए, यानी 45 गुने 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना जूल हम लोग को एनर्जी जेनरेट हो रहा है। और बोलता है तो आप एक 45 वाट का ताप्तिक बल्ब, अब देखिए हम लोग को जेनरेट हो रहा है इतना, लेकिन एक वो बल्ब हम लोग जो जला रहे हैं वो बल्ब कितना एनर्जी ले रहा है, एगो एनर्जी है 45 वाट का है एगो बल्ब, यानी ये एनर्जी कितना ले रहा है, 45 वाट ये एनर्जी ले रहा है। तो यही जो 45 वाट का ये जो बल्ब है वो कितना देर तक जलेगा, यानी समय हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए एच बराबर हम लोग जानते हैं, एच मतलब एनर्जी मतलब वर्क, जितना वर्क किया। तो हम लोग क्या जानते हैं, सीधा सीधी लिखिए देते हैं, वर्क बराबर जानते हैं हम लोग, शक्ति बराबर लिखते हैं ना, पावर। पावर बराबर क्या लिखते हैं, वर्क बटा टाइम लिखते हैं। हम लोग को वर्क मालूम है, टाइम पूछ रहा है, पावर भी दिया हुआ है, तो टाइम बराबर देखिए वर्क हम लोग का कितना है 4500, मतलब 1 2 3, 45 गुने 1 2 3, ठीक, बटा पावर, ये नीचे पावर आ जाएगा, पावर कितना वाट का है 45 वाट का। तो देखिए कटेगा 45, यानी टी बराबर 1 2 3, 1000 सेकेंड, 1000 सेकेंड तक जलेगा ये 45 वाट का बल्ब, अगर 45 इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी हम लोग के पास स्टोर है तब। तो इसको मिनट में चेंज कर दीजिए ना, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ई से ही खत्म, 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 50 दूनी 100। तो देखिए तो 16 16 16 बताइए, 16 तिया 48, 16.48 49 50 20, 20 मतलब 3 छक 18, यानी 16.666 ऐसे भागेगा, तो 16.67 मिनट, इतना देर तक 45 वाट का एक बॉल जलेगा, ठीक ना। तो कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो ये कितना नंबर का था, 225, ठीक। अब आते हैं देखिए 226, देखिए 226 ग्राफ दिया हुआ है, 226 ग्राफ है, इस तरह से दिया हुआ है। इसको शायद पहले भी आप लोग को एक बार समझाए होंगे हम, यहाँ से ऐसे जाता है ये, और देखिए इधर दिया हुआ है वोल्टेज दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, और मिली एम्पियर में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए इस सबके बीच का डिफरेंस दिया हुआ, स्टार्टिंग 0 से होगा, 0 2 4 6, फिर इधर भी दिया हुआ है 1 2 3। तो देखिए सबके बीच में गैपिंग कितना कितना है, इन्हें वोल्टेज दिया हुआ है, गैपिंग कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है, कॉमन गैपिंग है, इसीलिए यहाँ से वोल्टेज कितना निकल जाएगा हम लोग को, 2 वोल्ट निकल जाएगा। और इधर भी देखिए सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है, कितना 1 1 1, यानी इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्या निकल जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर। हम लोग से पूछता है कि रेसिस्टेंस निकाल के बताइए, तो V बराबर आई आर तो हम लोग जानते ही हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V बराबर दिया हुआ है 2 वोल्टेज, I बराबर कितना दिया हुआ 10⁻³ इंटू रेसिस्टेंस, ये इधर आ जाएगा, तो 2/10⁻³ बराबर रेसिस्टेंस। तो देखिए ये -3 ऊपरे चला जाएगा तो ये +3 में चेंज हो जाएगा, यानी 2 गुने 10⁻³ ओम रेसिस्टेंस बराबर 2 गुने 10⁻³ ओम। लेकिन देखिए ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ किलो ओम दिया हुआ है, तो किलो ओम चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग को क्या 2 किलो ओम, ठीक ना। तो 2 किलो ओम ऑप्शन है, 2 किलो ओम ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को करेक्ट है, 2 किलो ओम। तो 226 भी हम लोग को हो गया, समझे। और देखिए 227 अब क्या बोलता है, 227 बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, सो हम लोग से पूछा है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए कैसे बनता है, ये इधर नॉर्थ साइड रखता है, इधर साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ मतलब हिंदी वाले लोग उत्तरे इन्हें है, इन्हें दक्षिणे है, इन्हें दक्षिण है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा
तो नॉर्थ से निकलता है और किधर जाता है, साउथ की ओर जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला डायरेक्शन रहता है, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की ओर खत्म होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि ये एक लूप बनाता है, सर्कल टाइप का। देखिए तो लूप बना रहा है, सर्कल टाइप का बना रहा है ना, वक्र टाइप का बना रहा है। और ध्यान रखिएगा जो भी निकलेगा वो कभी भी एक दूसरे, ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये भी एक पॉइंट है। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ होता है, ये जो पोल है ना, सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं, किनारे किनारे वाले को बोलते हैं पोल, मतलब ध्रुव, क्योंकि यहाँ पे सबसे नजदीक नजदीक होता है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सबसे ज्यादा रहता है पावरफुल। तो देखते हैं ऑप्शन में, वे उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं, ठीक है, उत्तर से निकलता है और दक्षिण में खत्म हो जाता है, फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं, वे बंद परिपथ बनाते हैं, यानी क्लोज लूप बनाता है, वो भी सही है। जब दो चुंबक रखे जाते हैं तो वे प्रतिच्छेद करते हैं, नहीं, ये गड़बड़ है। जब दो चुंबक रहेगा, मान लीजिए एक और इधर चुंबक लगा दिए हैं और उससे भी निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ध्यान रखना है इसको। तो यानी सी क्या है, सी थोड़ा गलती लग रहा है, डी पढ़ लेते। वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास होते हैं, जहां पे शक्तिशाली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे ध्यान रखिएगा ये पास पास होता है। वैसे भी बोला जाता है कि यूनिटी में अगर रहिएगा तो वैसे भी पावरफुल बनिए जाइएगा, तो इसलिए यहाँ पे सब नजदीक नजदीक रहता है, सब रहेगा पूरा यूनिटी में तो कोई नहीं हमला कर सकता है। तो इसीलिए इसका कौन सा इसमें से गलत पूछ रहा था, तो गलत कौन सा होगा, सी की प्रतिच्छेद करता है, नहीं, ये तो सरासर गलत है, प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 228 क्या बोलना चाह रहा है, 228 बोल रहा है कि फाइंड द मोस्ट इफिशिएंट इंजन, मतलब सबसे अच्छा इंजन कौन है इसमें से, वो हम लोग से पूछ रहा है, सबसे अच्छा इंजन, बेस्ट इंजन कौन है। एन इंजन कन्वर्टेड 80 किलो जूल ऑफ हीट इनटू 20 किलो जूल, मतलब एक इंजन है जो 80 किलो जूल को वो कन्वर्ट कर दे रहा है 20 किलो जूल में। एक इंजन काम के 20 किलो जूल में गर्मी के 80 किलो जूल को धर्मांतरित करता है, मतलब कि 80 किलो जूल को 20 किलो जूल में कन्वर्ट कर दे रहा है। एक इंजन कन्वर्टेड 60 किलो जूल ऑफ हीट इनटू 24 किलो जूल ऑफ वर्क, मतलब कि 60 किलो जूल उसके पास हीट था जिससे वो 24 किलो जूल वर्क वो कर पाया, और इसमें भी 80 किलो जूल उसके पास हीट था जिससे 20 किलो जूल वो काम कर पाया। इसमें 50 किलो जूल हीट था, उससे 15 किलो जूल वर्क काम कर पाया। 30 किलो जूल इसके पास हीट था तो 6 किलो जूल वो काम कर पाया। तो आप लोग देखिएगा ना, इसको सोचिएगा कि कौन सा इसमें से अच्छा इंजन लग रहा है, कौन सा इंजन हमको लगाना चाहिए गाड़ी में, वो वाला देखिएगा, इससे पता करके आप लोग बताइएगा इसका आंसर। 229 देखिए तो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का समान वृत्तीय गति, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा, एक वृत्ताकार मार्ग में मोटरसाइकिल का चलना, या स्ट्रिंग पानी की बाल्टी से बंधे तार की कताई, मतलब स्पाइनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग टाइड टू द बकेट ऑफ वाटर। हाँ ठीक है, कि मतलब एक बाल्टी में ही पानी भर कर उसको पूरा स्ट्रिंग कर रहे हैं, गोले गोले घुमा रहे हैं, ये तो ठीक है, ठीक, ये तो ठीक है। और सी देखते हैं, वृत्ताकार मार्ग में मोटरसाइकिल चलाना, हाँ ये भी एक सर्कुलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है। चंद्रमा के गति का परिक्रमा, ये भी एक सर्कुलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन के समान वृत्तीय गति, ये भी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मून और बैटल, द मोटरसाइकिल, सब तो है ही है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल आर ट्रू, सब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट 229 का। अगला देखिए तो बोलता है फ़ारेनहाइट में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो ये जो फ़ारेनहाइट है क्या, -40 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो ध्यान रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है, मतलब दोनों एक दूसरे का इक्वल ही होता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। आगे देखिए तो क्या बोलता है कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति, एक क्षैतिज है मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल विद्युत शक्ति, और विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, यानी इधर है ईस्ट, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ, ठीक ना। बोलता है कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जो राइट हैंड थंब रूल है उसके अनुसार देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट की ओर फ्लो हो रहा है, यानी वेस्ट की ओर अंगूठा रखिए, और जो 4 गो उंगली है वो 4 गो उंगली क्या बताएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की ओर जनरेट हो रहा है। तो ध्यान रखिए, मेरा तो यहाँ बन रहा है
किधर से किधर फ्लो होगा, इधर नॉर्थ से साउथ की ओर फ्लो होगा। तो नॉर्थ से साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर फ्लो होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिएगा राइट हैंड थंब रूल कैसे बताता है, ऐसे ये एक्सपेरिमेंट करके ही बताया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 132 बोलता है एन घुमावदार विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो एन घुमावदार वाले मतलब कि एन घुमावदार कहने का मतलब कि ये जो जनरेटर होता है ना, इन लोग आधा सर्कल घूमने के बाद ही मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, चेंज कर देता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक करंट ये सब फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका 1/n यानी हाफ एन के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा उत्पादित, ये वाला इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला देखिए 133 क्या बोलता है, परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र। बात सही है, सोलेनॉइड के अंदर एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। क्षेत्र को उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री, यानी उसी के अंदर एक सोलेनॉइड है, उस पूरा उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट भी रख दीजिएगा ना, छोटा सा लोहा भी, तो वो भी क्या रहेगा, वो भी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो वही बोलता है कि चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है तो चुंबक बनता है। वो जो चुंबक मतलब वो भी एक चुंबक के जैसा बिहेव करने लगेगा, तो उसको किस टाइप का चुंबक बोल सकते हैं, तो उसको जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बोलेंगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब तक कि उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि उसी समय मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 133 हो गया। 134 देखिए तो क्या बोलता है ना कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होगा, मतलब सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का वैल्यू क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए 6.673, ऑप्शन बी क्या बोलता है 6.763, नहीं 763। देखिए कन्फ्यूजन के लिए सब घुसाया है आप लोग को। यहाँ पे देखिए 6.673 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पे आप लोग इसमें पक्का कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो अगर अच्छे से समझे नहीं और अच्छे से पढ़े नहीं होंगे तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए कहाँ गेम किया है, सो इसको ऐसे घुमा दिया है ना, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस दिया, इस दोनों में प्लस दे दिया, इसका यूनिट सेम दिया है, लेकिन किस तरह से मतलब ऐसा किया है ना कि आँख मिचौली जैसा कि फंसा सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्या बोलता है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग बहुत आवश्यक है, क्यों। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग बहुत आवश्यक है, क्यों। बात सही है कि ऊर्जा का ऑप्शनल सोर्सेस, एनर्जी का ऑप्शनल सोर्सेज जरूरी है, नहीं तो फिर कितना दिन कोयला पेट्रोलियम ये सब पर ही चलेगा, ये सब तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ हम लोग को वैकल्पिक स्रोत ढूंढना होगा कि ये सब खत्म होने के बाद भी हम लोग से यूज कर सकते हैं। तो आखिर क्यों ढूंढना होगा, रीजन क्या है, क्योंकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत सीमित हैं। बात सही है, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सीमित है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सीमित है, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या, कि जो एक बार खत्म हो गया तो फिर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सीमित। अच्छा आवश्यक क्यों है, उसका रीजन पूछ रहा है ना। और आगे देखते हैं कि ऊर्जा का उपयोग अच्छा नहीं है, ऊर्जा की मांग कम है, जनसंख्या सीमित है। आवश्यक आखिर हम लोग को ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत का आवश्यक इसीलिए क्योंकि ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वो सब सीमित है। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यहाँ गड़बड़ दिया, यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, लिमिट होना चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मतलब यूजेज ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी नॉट गुड, डिमांड्स ऑफ एनर्जी लेस, ऊर्जा का मांग भी कम है, नहीं ऊर्जा का मांग तो ज़्यादा है। ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के उपयोग बहुत आवश्यक है, क्यों। ऊर्जा का मांग कम है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सीमित है। तो देखिए यही होगा, ऑप्शन ए होगा, लेकिन यहाँ नवीकरणीय ने रिन्यूएबल एनर्जी दिया। रिन्यूएबल एनर्जी क्या किसको बोलते हैं, जो एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू मतलब फिर से उसको जनरेट कर सकते हैं। तो वही बोलता है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग बहुत आवश्यक है, क्यों। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सीमित है, नहीं लिमिटेड नहीं है, ये थोड़ा अनलिमिटेड है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे होना चाहिए था नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लिमिटेड है, इसीलिए हम लोगों को जो ऑप्शनल और जो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसको हम लोगों को आवश्यक करने के लिए ज़रूरी है। तो इसको ये तो थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है। अगला देखिए क्या बोलता है कि एक व्यक्ति को कहना है कि अल्ट्रा ध्वनि तरंगों का उपयोग करके पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतर को निश्चित किया जाता है। तो गलती को सही करने के लिए
गलती को सही करने के कारण यह दिया जा सकता है कि अल्ट्रासाउंड का तरंग, अल्ट्रासाउंड क्या है, किस टाइप का तरंग है, श्रव्य नहीं है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड जो है ऑडिबल नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंग हैं, या प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता, या उसके प्रसार के लिए सामग्री माध्यम की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि वो गलती तो खुद बोला, गलती खुद बोला, तो ये तो देखिए गलती खुद बोल रहा है, तो अल्ट्रासाउंड एक अनुप्रस्थ तरंग है, उसके प्रतिबिंब नहीं बन सकता, लेकिन उसके प्रसार के लिए सामग्री माध्यम की जरूरी पड़ता है, लेकिन वो ऑडिबल नहीं है। अल्ट्रासाउंड हम लोग सुन नहीं सकते हैं अल्ट्रासाउंड। जब आप लोग पेट में पथरी उथरी या और कुछ का बीमारी हो गया होगा पेट में, तो उस समय अल्ट्रासाउंड से वो सब चेक किया जाता है कि पेट के अंदर क्या क्या हुआ, मतलब जहाँ तक हम लोग देख नहीं सकते हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड से उसका यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से। तो अल्ट्रासाउंड सुन नहीं सकते हैं, कोई सुन सकता है, इसका भी लिमिटेड है, तो इसका ए ही आंसर होगा। अगला देखिए, अगला बोलता है क्या है, एक ट्रांसफार्मर 250 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा को 10 वोल्ट करने के लिए हटा दिया गया, तो प्राथमिकी और माध्यमिकी के घुमावों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका प्राथमिकी संख्या यानी एनपी नंबर्स ऑफ प्राइमरी बटा नंबर्स ऑफ सेकेंडरी बराबर क्या होता है, 250 बटा 10 डायरेक्ट हो जाएगा, तो काट दीजिए, यानी 25:1 इसका आंसर हो जाएगा। 25:1 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 237 के डी। अब देखिए तो 238 क्या बोलता है, एक आँख की पुतली, आँख का पुतली क्या है, आँख की पुतली प्रकाश संवेदनशील पर्दे के रूप में कार्य करती है, एक्ट्स एज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। पपिल आँख का पुतली एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है। अगला देखते हैं, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियमित और नियंत्रित करता है। तो देखिए जो भी आँख में लाइट प्रवेश करता है उसके लिए तो आयरिस जिम्मेदार है, आयरिस ही वो सब देख रेख करता है कितना लाइट अंदर जाएगा, मतलब आयरिस के कंट्रोल में ये पुतली होता है, तो आयरिस से कंट्रोल करता है, पुतली का साइज बड़ा छोटा अपना होते रहता है, तो नियंत्रित करता है या सूचना को संसाधित या। तो देखिए इसका आंसर एक्ट्स एज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, मतलब एक आँख का पुतली क्या प्रकाश संवेदनशील पर्दे के रूप में कार्य करता है, तो इसको बोल सकते हैं कि प्रकाश संवेदनशील पर्दे के रूप में ये काम करता है। तो ऑप्शन 238 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कहीं कहीं देखिएगा कि ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, कहीं कहीं अगर और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दे तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि लाइट अंदर जाना लेकिन उसको कंट्रोल आयरिस करता है। तो 238 का ऑप्शन ए सही होगा, उसी को याद रखिएगा। अगला बोलता है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, वहाँ पे रेसिस्टेंस को बदलना, हम लोग को रेसिस्टेंस को चेंज करना, तो रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, रियोस्टेट का। किसका, रियोस्टेट का, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला देखिए तो 240 क्या बोलता है, 240 बोलता है प्रतिरोध 20 ओम का एक बिजली का बल्ब और 4 ओम के एक और उसको 6 वोल्ट के बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा गया, तो इसका टोटल रेसिस्टेंस पूछ रहा है। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, एगो 20 ओम है और एगो 4 ओम है, दोनों को सीरीज में जोड़े हैं तो 20 और 4 24 ओम हो जाएगा, बस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, केवल रेसिस्टेंस पूछ रहा था। अगला देखिए तो 241 बोलता है निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति के प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए पावर बराबर बहुत बार बताया, पावर बराबर वी आई होता है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है, ठीक। लेकिन पावर बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर का स्क्वायर नहीं होता है, आई का स्क्वायर होता है लेकिन आर का स्क्वायर नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो 240 प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ऑप्शन बी 241 का क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 242 देखिए क्या बोलता है, 242 बोलना चाह रहा है कि दर्पण के वक्रता और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं। तो देखिए दर्पण की वक्रता ये है, ये क्या बोलता है, यहाँ पे पोल है, तो दर्पण की वक्रता और ध्रुव, तो ये पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या है, सेंटर है। इंग्लिश में पढ़ते 10 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से पी के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी से पी के बीच के दूरी को हम लोग वक्रता की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या बोलते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब देखते हैं 243 क्या बोलता है, 243 बोलता है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक कम है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, हीरा का तो सबसे ज़्यादा होता है, मानी का भी नहीं होगा, सेंधा नमक यानी शराब एल्कोहल का क्या है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो 243 का ए।
अब देखते हैं 244, देखते हैं 244 क्या बोलना चाह रहा है। 244 बोलना चाह रहा है कि सघन माध्यम के संबंध में एक दुर्लभ माध्यम में प्रकाश की गति है, यानी सघन सघन माध्यम के संबंध में एक दुर्लभ माध्यम में प्रकाश की गति, मतलब दो मीडियम दिया हुआ है, एगो रेयर मीडियम दिया हुआ है और एगो डेंसर मीडियम दिया हुआ है। तो वही बोलता है सघन माध्यम के संबंध में एक दुर्लभ, यानी ये अंदर वाला क्या है, सघन मीडियम है, और ऊपर वाला क्या है, विरल मीडियम। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी उच्च होता है, और डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा डेंस होता है, तो जाने नहीं देता आगे। ऐसे भी भीड़ भड़ाका में आप तेज़ी से नहीं जा सकते हैं, तो खाली जगह रहेगा तो आराम से भाग सकते हैं आगे, तो हाई हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए कि वो 245 क्या बोलता है कि एक शक्ति का एक मतलब दिया हुआ है, एक शीशे का पावर दिया हुआ -2.5 डायोप्टर, तो बोलता है कि किस प्रकार का लेंस है। तो ये एक तरह का कॉन्केव लेंस है, क्योंकि फोकस दूरी क्या -2.5 यानी माइनस में मेंशन किया हुआ है, तो कॉन्केव है मतलब अवतल है। 245 246 देखिए तो बोलता है क्या, एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं। तो एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट देखिए, एक गोलाकार है, एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह। तो यहाँ देखिए ये फोकस है और ये वाला क्या है, ये है सेंटर। तो एक गोलाकार दर्पण के, एक गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, तो देखिए परावर्तक सतह कौन होता है इसमें, यानी यहाँ से लाइट जाता है तो इधर से रिफ्लेक्ट होता है, इधर से लाइट जाता है तो इधर से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से लाइट आता है तो इधर से रिफ्लेक्ट होता है। तो देखिए रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, ये जो दर्पण है, ये जो सरफेस है, यही सरफेस में रिफ्लेक्ट करता है। तो इस सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इस सरफेस का मिडिल पॉइंट क्या होता है, ये बीच वाला मिडिल पॉइंट होता है। तो बीच वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव यानी पोल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो देखते हैं 247 देखिए बोलता क्या है कि एक अवतल दर्पण के प्रमुख केंद्र बिंदु से गुजरने वाला किरण, तो इसको भी लैंग्वेज समझिए क्या बोलना चाह रहा है। देखिए एक अवतल दर्पण के प्रमुख केंद्र से, यानी प्रमुख केंद्र कहने का मतलब इंग्लिश में देखिएगा ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, फोकस से गुजर रहा है। यानी देखिए यहाँ से फोकस से गुजरेगा तो ध्यान रखिए फोकस से ये लाइट गुजर रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, ये पैरेलल ऐसे भागता है। इधर से भी अगर आ रहा है लाइट तो यहाँ से पैरेलल भागेगा, किसके पैरेलल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाला मोटा वाला लाइन है उसके पैरेलल भागेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान रेखा के प्रधान अक्ष के समानांतर भागेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं 248 क्या बोलना चाह रहा है। सो देखिए 248 बोलना चाह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव और प्रमुख केंद्र बिंदु के बीच एक वस्तु को रखने पर बनने वाला छवि की स्थिति क्या होगी। प्रमुख केंद्र मतलब कि फोकस बोलना चाह रहा होगा। देखिए इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अवतल दर्पण है, यहाँ पोल है, यहाँ फोकस है, तो इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये तो दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा इमेज बनता है। तो कंडीशन तो बताया हुआ है, तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 249 देखिए तो बोलना चाह रहा है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसका केंद्रीय लंबाई होगा। ओहो, तो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का जस्ट हाफ हो जाएगा, यानी 20/2 10 हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर में चेंज कीजिए, 10/100, 0 से 0 खत्म, तो यानी 1/10 0.1, तो 0.1 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 249 हो गया। अब देखिए देखते हैं 250 देखिए क्या बोलना चाह रहा है। 250 बोलता है कि एक क्षैतिज विद्युत की धारा रेखा के माध्यम से पश्चिम से पूरब की ओर बहती। अभी देखिए क्या बोल रहा है, अभी इधर है ईस्ट है, वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, साउथ है, तो अभी बोलता है कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगर पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है तो थंब निकालिए आप अपना, जो राइट हैंड थंब रूल है उसके थ्रू देखिए आपका अंगूठा किधर होना चाहिए, पश्चिम से पूरब की ओर होना चाहिए। और 4 गो उंगली क्या बताएगा, तो 4 गो उंगली बताएगा कि नॉर्थ से, सॉरी 4 गो उंगली बताएगा कि साउथ से नॉर्थ की ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। साउथ से नॉर्थ की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, तो 250 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 250 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए जो क्वेश्चन का लैंग्वेज बोलता है ना उस पर जाइएगा, अनुवार कुछ मत करने लगिएगा, नहीं तो फिर सब खत्म हो जाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, तो
पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग उंगली कर दिए और धारा देखिएगा, जो 4 को उंगली और नीचे साउथ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ की ओर भागेगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। अगला देखिए 251 बोलना क्या चाहता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत मोटर में एक बिजली की धारा के क्रम बदलने के लिए यंत्र की तरह कार्य करता है। तो कौन जो कार्बोरेटर है, मतलब जनरेटर में देखिएगा ब्रूस एक लगा हुआ रहता, स्पेशल जनरेटर में ब्रूस लगा हुआ रहता, या मोटर भी रहता उसमें भी ब्रूस लगा हुआ रहता, या इलेक्ट्रिक मोटर बोल रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रूस लगा हुआ रहता, जो क्या करता है कि बिजली का जो धारा है उसको उसका जो क्रम है, ऑर्डर है, उसको वो चेंज करते रहता है ब्रूस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला देखिए तो 252 क्या बोलना चाह रहे हैं, निम्न में से एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करना है। मतलब एक सीधा मतलब निम्न में से एक लंबे सीधे तार के पास, मतलब एक सीधा तार है, इसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान रखिएगा, सीधा खड़ा तार है, अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, ऐसे गोले गोले मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड गोले गोले बनेगा, यानी बीच में एक सेंटर आ जाएगा, यानी ये जो तार है वो एक तार सेंटर का काम करेगा, उसको चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल तो बनेगा एंड सेंटर्ड एंड वायर, यानी यही आंसर बिल्कुल सही है, जिसके क्षेत्र में तार पर केंद्रित समवर्ती वृत्त होती है। वृत्त तो बन ही रहा है, देखिए इस तरह से, यानी बीच में सेंटर हो जाएगा, यही तार है, यही बीच में तार जा रहा है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए 253 बोलता है कि जनरेटर का काम क्या, जनरेटर किस ओर से किस ओर में चेंज करता है। तो जनरेटर, ध्यान रखिएगा कि जनरेटर को अगर यांत्रिक ऊर्जा यानी उसको गोले गोले घुमाइएगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी 253 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 253 का ए, ठीक ना। अब देखिए तो 254 क्या बोलना चाह रहा है, 254 बोलना चाह रहे हैं कि दो समान एवं विपरीत चार्ज है, ठीक है, दो समान और विपरीत चार्ज F पर बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश का आधा दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी एगो का चार्ज को आधा, यानी एगो के चार्ज आधा कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, और जो इसका आधा बचा वो दूसरे को दे दे रहे हैं, यानी दूसरे के पास Q चार्ज रहेगा और ये वाला जो आधा इसका बचा हुआ है ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी Q/2। तो इसके पास कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 यानी 3/2Q आ जाएगा। तो क्या ठीक है ना, 3/2Q ही आ जाएगा ना। 254 तो 3/2Q इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2Q आ जाएगा। तो देखिए Q1 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, Q/2 मिलेगा, और Q2 बराबर अब हम लोग को क्या मिल गया, 3/2Q मिल गया। तो देखिए दोनों में यानी इसका हाफ हो जाएगा, और जो इसका आधा बचा वो दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 3/2Q एक हो जाएगा, एगो Q/2। अब बोलता क्या है कि उन दोनों के बीच के आवेश का बल निकाले। तो फोर्स बराबर क्या होता है, Q1 × Q2/r² होता है, यही ना। अब देखिए Q1 Q2/r² बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या था हम लोग को, F/2 था, और Q2 F/2 इंटू Q1 बराबर F/2 था, और Q2 बराबर क्या है, 3/2 था ना, हाँ 3/2 था, 3/2 था बटा नीचे r² क्या दिया हुआ, दोनों के बीच का समान दूरी, तो r² 1 ही हो गया, और क्या, तो r² बराबर F लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, यानी F/2 Q1 और 3/2 F/2 Q1 और 3/2 Q2 लिख देंगे। और देखिए 3/2 और 1/2 बाहर निकलेगा, यानी 3 और नीचे 2 दूनी 4, और F1/F2 बटा नीचे क्या, नीचे r² है ना, नीचे r², यानी F, तो 3/4, और यहाँ से क्या हम लोग को निकलेगा, Q1 Q2/r²। और देखिए Q1 Q2/r² बराबर हम लोग क्या मान के चले थे यहाँ पे, F, तो यहाँ से क्या हम लोग को निकलेगा 3/4F, 3/4F, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नहीं समझ में अगर आया होगा ना तो एक बार बता दीजिएगा कमेंट करके। देखिए क्या हम लोग किए थे, कुछ नहीं किए थे, Q1 बराबर निकाल दिए थे, Q1 बराबर क्या हम लोग लिख दिए थे, F/2, और Q2 बराबर लिख दिए थे, Q2 बराबर क्या आएगा, क्योंकि इसका हाफ दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया, तो यानी उसका क्या हो जाएगा, Q + Q/2, यानी यहाँ से क्या हम लोग को निकलेगा 3/2Q। अच्छा यहाँ F1 बराबर भी Q1 बराबर Q/2 रखे, और Q2 बराबर
3/2 क्यू रखिए और इस पर पुट कर दीजिए F बराबर Q1 Q2 बटा R²। इस पर पुट कर दीजिएगा तो अपने आ जाएगा, खुद दे, समझे। तो 254 हो गया। 255 देखते हैं। मुख्य बल जिसके कारण आकाशीय पिंड गति करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यथावत मतलब कंटिन्यूअसली गति करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा फोर्स के चलते हम लोग कंटिन्यूअसली गति करते रहते हैं? तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही काम है, उस वही फोर्स के चलते हम लोग कंटिन्यूअसली चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या बोलता है कि दो समानांतर चालक, यानी दो समानांतर चालक है, दोनों पैरेलल है, लाइन इसे पार देते हैं, दोनों पैरेलल चालक है और एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस है। यदि उनमें विपरीत दिशा में असमान विद्युत धारा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में असमान विद्युत धारा और अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा, उस दोनों के बीच में विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, यानी रिपेल ईच अदर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 256 का ऑप्शन बी। अब देखिए तो क्या बोलता है 257। तो 257 तो देख कर ही पता चल रहा है कि क्या बताना चाह रहा है। तो ये एक उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल है नहीं, उत्तल में तो एक जगह पहुंच जाता है। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब यहाँ से लाइट जाता है तो इन्हें भागता है, इन्हें छितराता है, इन्हें मुंह टेढ़ करता है। तो ये एक तरह का अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 257 257 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 258। देखिए क्या बोलता है कि मानव आंख प्रतिबिंब की रेटिना पर फोकस करती है। मानव आंख प्रतिबिंब की रेटिना पर फोकस करती है। 258 का क्या होगा? तो मानव आंख प्रतिबिंब की रेटिना पर फोकस करती है। क्यों? क्योंकि वेरिंग कन्वेक्सिटी ऑफ आई लेंस होता है, चक्षु लेंस की वक्रता को बदल कर। मतलब ध्यान रखिए ना कि इस कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन आई है ना, वो डिफरेंट जो ये होता है, डिफरेंट लेंथ का, मतलब कि कभी देखिएगा कि डिफरेंट है, कभी अचानक से नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, कभी दूर वाला ऑब्जेक्ट देख लीजिएगा, कभी अगल बगल दाएं बाएं कोई अगर गुजर रही है तो उस सबको देख लीजिएगा। तो अचानक से ये सब कैसे करता है? अचानक से वो कैसे करता है? उसके पास उतना कैपेसिटी रहता है कि वो जो वेरिंग कन्वेक्सिटी ऑफ द आई लेंस, जो उसका चक्षु लेंस होता है, उसका जो वक्रता होता है, मतलब वक्र, ये जो गोलाकार होता है, कभी उसको या तो चपटा कर देता है, ऐसे चपटा कर देगा, या थोड़ा सा उसको फैला देगा। तो उसके पास उतना कैपेसिटी रहता है कि वो ये सब काम कर लेता है। तो चक्षु लेंस की वक्रता को बदल कर, इसीलिए थोड़ा आँख को बचा के रखिएगा, ज़्यादा इधर उधर यूज मत कीजिएगा, समझे, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए 253 बोलता है कि -10 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करना है। तो -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना तो आराम है। K-273 बराबर डिग्री सेल्सियस और क्या, तो डिग्री सेल्सियस कितना है? डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और इधर K-273 है। तो K बराबर क्या होगा? -10 + 273, मतलब कि यहाँ ये क्या मिलेगा? 263 डिग्री, 263 केल्विन। तो 263 केल्विन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 259 का सी। अगला देखिए क्या बोलना चाह रहा है। अगला बोलता है 260। देखिए 260 बोलता है कि अगर m द्रव्यमान का एक बॉल हो, क्रिकेट बॉल के बल्ले के लंबवत यानी उसके परपेंडिकुलर भी चाल से टकराती है, तो टक्कर के बाद वो भी चाल के विपरीत डायरेक्शन में बल्ले के लंबवत, यानी कोई एक वो बैट्स, यहाँ बल्लेबाज था, यानी बल्लेबाज यहाँ बैटिंग कर रहा है, यानी से बॉलर बॉल बिगा। तो जब बॉल बिगा तो उस समय बॉल का वेलोसिटी क्या था? v था, और मास कितना होगा? m होगा। और यानी से बैट्समैन भी क्या, और परपेंडिकुलर जाकर सीधे बैट पर लग रहा है, यानी यॉर्कर मार रहा है। सोचिए, और फिर वो भी क्या किया? ठीक है, तो यॉर्कर मारेगा बेटा तो हम मारेंगे। तो ये भी किया कि ठीक है, तो इधर से भी मारा बैट से, तो इधर से भी बैट से मारा, तो उसमें भी जिस मास तो सेम ही रहेगा, मास सेम रहेगा, और वेलोसिटी भी सेम वेलोसिटी रखिए, सेम वेलोसिटी था। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, एक के प्लस में लेना होगा तो दूसरा को माइनस में लेना होगा, समझ के रखिएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अब हम लोग को निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? या तो इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम घटाइए, या फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटाइए, कुछ भी कर दीजिए, दोनों में सेम कंडीशन आएगा। तो देखिए क्या होगा? एम भी यानी इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम घटा रहे हैं, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? -mv, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो mv + mv बराबर क्या होगा? 2mv, यानी 2mv इज करेक्ट आंसर। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द, ना टक्कर के प्रकृति पर निर्भर तो करेगा, लेकिन जब 2mv आ ही रहा है तो सेटिस्फाई वाला आंसर दीजिए। अगला देखिए क्या बोलता है कि Q1 यानी 0 डिग्री सेल्सियस
को 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलना। यानी देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर था, 1 ग्राम का पानी था, और इसको क्या करना है 0 डिग्री पानी में चेंज करना है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तो जमा हुआ है, उसको पानी में चेंज करना है। पानी में चेंज करना है तो जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तब तक वो पानी में अपने चेंज होते रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए कोई भी उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देना रहता है। और उसी तरह बोलता है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी खौल ही रहा है, तो पानी खौल रहा है तो उसमें और हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जी देकर ही क्या करेंगे, वो तो लेटेंट हीट हो जाएगा, गुप्त उष्मा हो जाएगा। तो उसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस से भी अगर और हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब भी क्या होगा, तभी वो खौलेगा ही। यानी कम दीजिए या ज़्यादा दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो खौलने लगेगा। तो वही बोलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसको समझिएगा अच्छे से, बारीकी से पढ़िएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं तो इतना क्यों 0 डिग्री 100 डिग्री इतना घुसाइए दिया नहीं कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बोलता है देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने के लिए वाष्पित ऊष्मा Q1 तथा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम उबलते पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए वांछित ऊष्मा Q2 हो तो दोनों का क्या सत्य है। तो दोनों का क्या सत्य है, दोनों तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि Q1 और Q2 कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बर्फ में बदलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो पानी खोलेगा। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें देंगे तब भी वो क्या होगा, तभी वो खोलेगा और तभी वो पिघलेगा। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोग को देना ही नहीं है, वो अपना जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर खोलेगा और वो पिघलेगा। अगला देखिए क्या बोलता है कि R सार्वत्रिक गैस नियतांक और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का गतिज ऊर्जा या तो 3/2 RT रहेगा। इसको याद कर लीजिएगा, 3/2 RT होगा, ये 262। अगला देखिए तो 263 बोलता है कि घरों में प्रयुक्त विभिन्न लाइनें जोड़ी जाती है। जो घर में जनरली वायरिंग होता है वो क्या रहता है, तो कुछ उसमें देखिएगा श्रेणी क्रम में भी रहता है, कुछ समांतर क्रम में ही रहता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉल रहता है, बॉल ये सब जोड़िएगा, सब समांतर क्रम में ही होता है। लेकिन जितना स्विच विच ये सब रहता है ना, स्विच रहता है, फिर क्या रहता है वो, क्या उसको बोलते हैं, फ्यूज, ये सब श्रेणी क्रम में रहता है। तो मतलब दोनों मिक्सअप रहता है, ए और बी दोनों। देखिए 264 क्या बोलता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ वे पदार्थ है जो विकिरण उत्सर्जित कर स्वतः विघटित होते हैं, जिसमें रेडियो के अवयवों का निर्माण होता है, जिसमें रेडियो संचार में काम के लिए किया जाता है, जिसमें रेडियो तरंगों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो देखिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या होता है, 264। तो 264 जो जिन्हें रेडियो संचार में काम में लिया जाता है। तो जनरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, उससे उसको संचार में काम लिया जाता है। नहीं, रेडियो एक्टिव मैटर को संचार में नहीं, उससे विकिरण उत्सर्जित कर स्वतः विघटित होती, उससे ना हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे क्या, यही सोडियम, सॉरी हाँ, थोरियम, पोटेशियम, ये सब जो होता है ना, कैडमियम, ये सब रेडियो एक्टिव मैटर है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो उससे हम लोग विकिरण उत्सर्जित करते हैं और उससे रेडिएशन भी निकलते रहता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 264 का ऑप्शन ए, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण है जिसकी उप संरचना नहीं है। तो देखिए इसमें से बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण है जिसका उप संरचना यानी सब पार्टिकल, सब स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है इसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखिएगा। अगला देखिए तो 266 ना न्यूमेरिकल, इसको सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिएगा। देखिए बोलता क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल, तो ठीक है, फोकस दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, और यू कितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, -30 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिए। अब हम लोग से पूछता है भी बराबर बताइए, भी बराबर क्या होगा, तो फार्मूला लगा दीजिएगा 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करने के बाद देखिए तो भी बराबर कितना आ रहा है, तो भी बराबर आप लोग देखिएगा कि 30 सेंटीमीटर आता है। कितना, भी बराबर 30 सेंटीमीटर आता है, यानी 266 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो 266 हो गया। अब देखिए 267 देखिए, 267 क्या बोलता है कि एक व्यक्ति की ऊंचाई h है, यदि एक समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहे, मतलब एगो h हाइट का आदमी है, समतल दर्पण में उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो समतल दर्पण का लंबाई क्या रखना होगा, तो इसका जस्ट हाफ, आधा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जस्ट हाफ रखिए, मस्त रहे। 267 का सी। 268 देखिए, 268 बोलता है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 2 वर्ष है और पदार्थ की मात्रा को 6 वर्ष बाद बची रहेगी, यानी 6 वर्ष बाद वो कितना बचेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है।
फार्मूला देखिए तो क्या आता है, एन टी बराबर, ध्यान रखिएगा, एन टी बराबर एन नोट बटा 2 के पावर एन, वेयर ये जो छोटका एन है ना, एन बराबर होता है नंबर्स ऑफ हाफ लाइट, मतलब नंबर्स ऑफ हाफ जो बचा हुआ है उसका हाफ। तो बचा हुआ कि 6 वर्ष तक हम लोग से पूछा है, यानी 6 वर्ष बटा एक अर्ध वर्ष दिया हुआ है ना, तो इसका हाफ यानी 2 से काटिए 2 तिहाई छोड़, तो यहाँ 3 मिला, एन बराबर 3, यानी एन टी बराबर क्या हम लोग को मिलेगा, एन नोट बटा 2 के पावर एन, एन बराबर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एन टी बराबर क्या हो जाएगा 1/8 एन नोट, यानी 1/8 होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 268 हो गया। 269 देखिए तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत पूर्ण नवीकरणीय योग्य नहीं है, मतलब कि फिर देखिए ये नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि एक बार ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो नहीं बना सकते। तो कोयल एनर्जी जो भी है, कोयला ऊर्जा, ये एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा मुश्किल है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ना। तो अब देखिए 270 बोलता है नाभिकीय ऊर्जा का उद्गम का कारण क्या है, नाभिकीय ऊर्जा जो भी न्यूक्लियर एनर्जी वो कहाँ से जनरेट होता है, तो देखिए जो भी नाभिकीय ऊर्जा जनरेट होता है वो एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब नहीं द्रव्यमान संरक्षण है जो आइंस्टीन का था ना, E बराबर mc², इससे इसमें क्या है कि छोटा छोटा पार्टिकल्स में भी अगर मोशन ला दिया जाए ना तो उससे भी एनर्जी जनरेट हो जाता है। तो ये है कन्वर्सेशन ऑफ द स्मॉल पार्ट मास इनटू एनर्जी, यानी मास से एनर्जी में जनरेट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 271 देखिए हबल्स के नियम के अनुसार हमसे दूर जा रही निहारिका का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इंक्रीज विथ डिस्टेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो उपग्रह मौसम के भविष्यवाणी के काम दे उसको क्या बोलते हैं, यानी जो मौसम का भविष्यवाणी कर सकता है, मतलब वेदर फोरकास्टिंग कर सकता है, उसको हम लोग कौन सा सैटेलाइट बोलेंगे, वो कौन सा सैटेलाइट है, भू स्थिर उपग्रह है, जियो सैटेलाइट है, जिससे हम लोग भविष्यवाणी, मौसम का भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला बोलता है कि भारत का रोहिणी उपग्रह मिशन का उद्देश्य क्या था, भारत से एक रोहिणी सैटेलाइट स्थापित किया गया अंतरिक्ष में, तो उसका मकसद क्या था, उसका मकसद यही था कि रिमोट सेंसिंग, मतलब कि जो दूरवर्ती एरिया उस एरिया में क्या घटना घट रहा है वहाँ के बारे में सारा चीज़ बताना, तो उसका मेन मकसद यही था रिमोट सेंसिंग। तो 273 का सी। अब देखिए तो 274 क्या बोलता है, तो 274 आते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे, वहीं पे इसको आराम से सॉल्यूशन करेंगे। 274 न्यूमेरिकल है। एक स्थिर कण बल के प्रभाव में गति करते हुए स्थिर अवस्था से आरंभ होकर t समय में S1 से विस्थापित होता है तथा t से 2t समय में S2 विस्थापित हो जाता है, तो सत्य क्या होगा, तो 274 वहीं पे बनाते हैं। ठीक है ना, एक कण स्थिर बल के प्रभाव में, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स है उसके प्रभाव में गति करते हुए स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, स्थिर अवस्था से प्रारंभ होकर t समय में S1 यानी समय कितना है, t बराबर t1 समय में डिस्टेंस कितना दूरी तय करता है, S1 डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करता है। और सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि t समय में S1 से विस्थापित होता है और t से 2t समय में, यानी t से 2t समय में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, वो t से 2t समय में S2 डिस्प्लेसमेंट पर पहुंच जाता है। तो बोलता है कि तो क्या सत्य है, मतलब S1 S2 के बीच में रिलेशन निकालना। तो देखिए यहाँ से S1 बराबर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी ut प्लस हाफ a t², यानी t बराबर यहाँ क्या है, t1 है, t बराबर यानी t बराबर t रखते हैं ना, t1 क्या है, लेकिन t बराबर t है, यानी S1 का t²। ठीक, और सेकेंड कंडीशन में क्या बोलता है, S2 बराबर ut प्लस हाफ at² भी यहाँ होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी यहाँ 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। 274 था ना, यानी यहाँ 80 खत्म हो जाएगा। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी t था, सॉरी इनिशियल समय t था, फाइनल समय क्या था 2t है, तो फाइनल समय 2t है, तो फाइनल समय वाला को हम लोग लिखते हैं, यानी स्टार्टिंग में t समय से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुंचा, 2t समय तक वो आगे पहुंचा, तो फाइनल समय हम लोग को क्या मिला था 2t, इनिशियल t था दिया हुआ है, t से कहाँ चला गया 2t में, तो अभी यहाँ t बराबर क्या पुट करेंगे, S2 बराबर हाफ at बराबर क्या पुट करेंगे 2t², यानी 2 दूनी 4, यानी S2 बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 हाफ at²। और देखिए हाफ at², हाफ एट सॉरी यहाँ a छूट गया, हाफ at² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं S1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं S2 बराबर क्या 4S1, S2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 4S1।
ठीक, बस यही है। H2 बराबर 4:1 यानी ऑप्शन H2 बराबर 4:1 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 274। अब देखिए 275 क्या बोलता है, 275 बोलता है कि दो समान द्रव्यमान यानी दो मास सेम है, m1 बराबर m2 इक्वल है और उस दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया और 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान। तो देखिए तो F बराबर हम लोग को दिया हुआ है क्या 6.67 इंटू 10⁻11 G/m/r²। जी का वैल्यू भी इतना ही होता है, रेडियस दिया हुआ है 1 यानी m1 और m2 भी क्या होगा 1 सब होगा, 1 यानी 1 kg होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगला देखिए तो 276 बोलता है क्या कि एक पिंड को भूतल पर रखा होने पर उसका भार W है, यदि पृथ्वी के समान द्रव्यमान रहते हुए उसकी अपनी त्रिज्या की आधी त्रिज्या तक उसको सिकड़ा दिया जाए तो उसका जो भार होगा, भार में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए भार बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो देखिए मास तो सेम ही है, एक्सेलरेशन भी सेम ही रहेगा, तो उसका रेडियस चाहे कम कर दे चाहे रेडियस ज़्यादा कर दे या पचका दे चाहे कुछ कर दे, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही लगेगा, तो इसीलिए उसका वेट तो W रहेगा। चाहे आप उसका किसी भी शेप में ले आए उसका वेट चेंज नहीं होगा। ये है कि अगर उसका पोजीशन स्थान चेंज कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, तो क्योंकि जी का वैल्यू थोड़ा घटते बढ़ते रहता है, जिसके चलते वो अलग चेंजिंग हो सकता है, लेकिन शेप में चेंज करने से उसका भार में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। 277 देखिए 277 क्या बोलना चाह रहा है कि चित्र में दिया हुआ बोलता है कि आदर्श ए मीटर यानी ए मीटर दिया हुआ है, इस ए मीटर का वैल्यू निकाल के बताना है। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों रेसिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो यहाँ से टोटल रेसिस्टेंस क्या निकलेगा हाफ प्लस हाफ बराबर क्या निकलेगा 1 यानी रेसिस्टेंस बराबर 1 निकला। और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस बराबर हम लोग को 1 ओम निकला और वोल्टेज हम लोग को दिया हुआ है क्या 2 वोल्ट दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या हो जाएगा V बराबर, अच्छा ऐसे कीजिए, V बराबर क्या होता है IR होता है, हम लोग को क्या पूछ रहा है I पूछ रहा है, तो V बराबर कितना है 2 वोल्टेज, रेसिस्टेंस बराबर 1 बराबर I, तो बराबर क्या निकल जाएगा 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर, I बराबर 2 एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 277। अगला देखिए तो क्या बोलता है 288 बोलता है कि एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधा कर दिया जा रहा है, तो यानी यहाँ क्या कर देंगे r/2 कर देंगे, r/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, यानी B0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/r², यानी उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। देखिए 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा यानी 4B0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 278 हो गया। अब देखिए 279 क्या बोलता है कि विद्युत फ्यूज जो घरों में विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त किया जाता है वह चालक होता है। जो मतलब विद्युत फ्यूज किस लिए यूज किया, विद्युत फ्यूज का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है कि थोड़ा रेसिस्टेंस ज़्यादा हो और मेल्टिंग पॉइंट हो कम हो, यानी उच्च प्रतिरोध और अल्प गलनांक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 279 का बी। अगला देखिए तो 280 बोलता है कि जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो जो तरंग गुण अचर रहता है, मतलब ध्यान रखिएगा कि कोई भी वेव हो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, उसका सब चीज़ चेंज हो जाएगा, सब उसका कर्म क्रिया हो जाएगा, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा आवृत्ति होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंसी जैसा है वैसा ही रहेगा। अगला देखिए अगला क्या बोलता है कि एक व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसका कारण क्या है। जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि वो निकट स्थित वस्तुओं के बिंब चक्षु लेंस से रेटिना के पीछे बनता है। तो ध्यान रखिए ना, ये जो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति रहता है ना उसका रेटिना से बाहर यानी इमेज बनने लगता है, तो इसीलिए इस इमेज को अंदर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उत्तर लेंस लगाते हैं ताकि इसको और मोड़ हो सके, इस स्लाइड को और मोड़ के यहाँ रेटिना तक पहुँचाओ। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्या बोलता है वायु में प्रकाश का वेलोसिटी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और बोलता है कि माध्यम में वेलोसिटी क्या होगा, तो ये तो आसान है c/v। तो वेलोसिटी बराबर c कितना दिया हुआ है 3 × 10⁸ और n बराबर कितना दिया 1.5, ये पॉइंट से हटा 0, 15 दूनी 30 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 282 का ऑप्शन बी। अब देखिए आते हैं 283 बोलता है कि एक ग्रह का सूर्य के चारों ओर भ्रमण काल टी है, तो यदि वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या ए हो तो क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी त्रिज्या के क्या आता है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए तो 284 क्या बोलता है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो देखिए तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यानी G/m/r स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है? यानी ये दोनों मास पे डिपेंड करता है और इस दोनों मास के दोनों के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उस स्थान के गुरुत्व पे डिपेंड करता है, नहीं दूसरी वस्तु की उपस्थिति पर कि दूसरा वस्तु कहाँ उपस्थित है उस पर डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है, नहीं नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा अगर एक वस्तु के बारे में बात करें तो दूसरा वस्तु कितना दूर पे उपस्थित है उस दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर डिपेंड करेगा, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडी यानी दूसरा बॉडी कहाँ कितना दूर पे रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो एक निश्चित दूरी पर स्थित दो वस्तुओं के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है दूसरी वस्तु की उपस्थिति पर, नहीं केवल दूसरी वस्तु की उपस्थिति नहीं, पहला वस्तु भी कहाँ उपस्थित है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी गलती है सर, ए बी सी सब गलती में से कोई नहीं होगा। 285 देखिए कि एक द्विपरमाणुक अणु में दोनों परमाणुओं को निश्चित दूरी पर रखने में एक मुख्य भूमिका जिस बल का होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक द्विपरमाणुक अणु में दोनों परमाणुओं को एक निश्चित दूरी पर रखने के लिए, द्विक परमाणु है दोनों परमाणुओं के क्या एक फिक्स डिस्टेंस पर हम लोग उसको रखते हैं, तो उस जगह पे मुख्य भूमिका किसका होता है? स्थिर वैद्युत बल का, चुंबकीय बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, नाभिकीय बल का। न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते वो अपना दूरी बना के रखता है। ऑप्शन ए। टू 86 देखिए तो क्या बोलता है? 286 बोलता है कि एक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, मतलब एक कण है जो वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या r है, रेडियस r है। यदि किसी बिंदु से आरंभ होकर यह t समय में व्यासोन्मुख, यानी व्यासोन्मुख कहने का मतलब कि डायमेट्रिक इंड, मतलब एक इंड से स्टार्ट किया और दूसरा इंड तक पहुंच गया, यानी डायमीटर के एक इंड से स्टार्ट किया दूसरा इंड तक पहुंच गया, तो बोलता है कि उसका औसत वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो देखिए यहाँ ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा? टी समय लगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस r प्लस r बराबर क्या हो जाएगा? 2r। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 2r, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 2r बटा रेडियस टाइम t, यानी 2r बटा t होगा इसका एवरेज वेलोसिटी, 2r बटा t एवरेज वेलोसिटी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 287 देखिए रॉकेट जेट किस सिद्धांत पे काम करता है? ये जो रॉकेट जेट विमान वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन थर्ड लॉ के नियम पे काम करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए तो 288 बोलता है एक सरल लोलक अधिकतम विस्थापन थीटा 0 से विस्थापित होता है और लोलक 0 से थीटा डिग्री बटा 2 विस्थापित होने में T1 तथा थीटा 0 बटा 2 से थीटा डिग्री विस्थापित होने में T2 ले तो क्या सत्य है? कंडीशन दिया हुआ, इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन करते, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन करना होगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो 288 चलिए व्हाइट बोर्ड सरल लोलक है, तो ठीक है, सिंपल पेंडुलम एक हम लोग बना देते हैं, सिंपल पेंडुलम बना देते हैं। और बोलता है क्या? अधिकतम विस्थापन थीटा डिग्री से विस्थापित होता है। अधिकतम विस्थापन कितना? थीटा डिग्री। यानी ध्यान रखिएगा ये एक बार यहाँ से ऐसे चलता है और फिर यहाँ से ऐसे चलता है, तो ये एक सर्कल कहलाता है, समझे? ये स्टार्टिंग में यहाँ चलेगा फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा, तो ये एक रोटेशन पूरा कर गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना था? थीटा 0। अब देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 करने का मतलब कि ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना था? थीटा। अब देखिए क्या बोलता है? लोलक 0 से, यानी यहाँ पे 0 है, 0 से थीटा डिग्री बटा 2 विस्थापित होने में T1 समय लगता है। यानी मान लीजिए पूरा विस्थापन पूरा डिस्प्लेसमेंट थीटा 0 है, तो थीटा हाफ यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थीटा डिग्री बटा हाफ, यानी थीटा हाफ पहुँचने में कितना समय लग रहा है? T1 समय लगता है।
तथा, अच्छा फिर आगे लोलक 0 से θ2 विस्थापित होने में समय t1 तथा θ2 से, यानी यहाँ से यहाँ तक θ2 है, इस θ2 से θ डिग्री तक, यानी यहाँ से फिर यहाँ तक पहुँचने में, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर कितना समय लगा रहा है, फिर समय लगा रहा है t2 समय लगा रहा है। तो कौन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, पहला कंडीशन में कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा t1, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा t2। तो ये वाला ज़्यादा लंबा रास्ता था ना, तो t2 ज़्यादा बड़ा लगेगा एज कम्पेयर टू t1, यानी t2 इज ग्रेटर देन t1। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 288 हुआ। अब देखिए 290 देखिए तो क्या बोलता है, k एक कांस्टेंट है और x से k एक नियतांक की स्प्रिंग को x से विस्तारित करने पर हाफ के एक्स स्क्वायर कार्य करना पड़ता है, यानी वर्क हम लोग को कितना करना पड़ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यदि बोलता है उस स्प्रिंग को और अधिक x से 2x तक विस्थापित किया जाए, यानी स्टार्टिंग में कितना x तक अगर विस्थापित करेंगे तो वर्क कितना होगा, यानी W1 हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, x बराबर x होगा, और x से अभी x बराबर कहाँ तक पहुंचा दे रहे हैं, 2x तक। तो W2 बराबर क्या निकलेगा हम लोग को, क्या निकलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2x, यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर, मतलब W2 बराबर क्या निकलेगा, 4 हाफ के एक्स स्क्वायर इतना। तो हम लोग से क्या पूछता है कि किया गया कार्य, मतलब कि चेंज इन वर्ग निकाल देंगे तो किया गया कार्य निकल जाएगा, यानी W2 माइनस W1 बराबर 4 हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस क्या करना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, यानी हाफ के एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकालेंगे तो 4 यहाँ एक्स्ट्रा बचेगा, -1, 4 में से गया 3/2 के एक्स स्क्वायर, यही हम लोग को वर्क निकलेगा, 3/2 के एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना, तो 290 भी निकल गया, ऑप्शन सी। हम लोग को दिया हुआ था वर्क इसी को लेकर चलना था, तो x अगर x डिस्टेंस होगा तो ये वर्क होगा, 2x डिस्टेंस होगा तो ये वाला वर्क होगा, यानी 4 काटिएगा ना, काटिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 4 हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग को वर्क निकालना था तो चेंज इन वर्क निकाल दिए, W2 में से W1 घटा दिए, यहाँ दोनों सेम था तो कॉमन निकाल दिए, यहाँ 4 माइनस यहाँ 1, 4 माइनस 1, 3/2 के एक्स स्क्वायर। तो 290 हो गया। अब देखिए 291 क्या बोलता है, 291 देखिए बोलता है क्या है कि 2 किलो द्रव्यमान के पिंड को 3 मीटर की ऊंचाई से 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना होगा यदि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि एक ऐसे है, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक कितना है, यह 3 मीटर और फिर कितना 5 मीटर, यानी ऐसे है 5 मीटर। यहाँ कोई एक ईंटा रखा हुआ था ऐसे, इस ईंटा को उठा के यहाँ तक ले जाना ऊपरी तल्ला तक, तो कितना वर्क करना होगा, तो कितना वर्क करना होगा, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स बराबर क्या होता है, ma, और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस। देखिए अगर यहाँ नीचे से लिखते हैं या नहीं तो कितना ऊपर ले जाना है, देखिए टोटल 5 और 3 तक तो चढ़ा ही दिए, तो 2 मीटर और चढ़ाना है ना, तो 2 मीटर तक ले जाने में कितना काम करना होगा, बस वही निकाल दीजिए। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 3 मीटर 2 किलो का, यानी 2 किलो का है। एक्सेलरेशन यानी जी कितना दिया हुआ है 10, एस कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ले जाना यानी 2 मीटर, 10 दूनी 20, अच्छा। द्रव्यमान के पिंड को 3 मीटर ऊंचाई से 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना है, तो कितना होगा, तो देखते हैं। अच्छा देखिए तो 10 बचे, अगर हम लोग करेंगे 10 बचे 50 दूनी 100 माइनस 10 तिहाई 30 दूनी 60, तो कितना देखिए, हाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जीरो, यानी 40 जूल हम लोग को वर्क करना होगा। 290 यानी 40 जूल वर्क करेंगे तो यहाँ से 3 मीटर से 5 मीटर तक पहुंचा देंगे, यानी 2 मीटर और चढ़ा देंगे। तो 291 का ए होगा आंसर ना। अब देखिए तो 291 ग्राफ दिले है ऐसे दिया हुआ है ग्राफ, यहाँ दिया हुआ है, इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर है समय है।
समय देखिए दिया हुआ है मिली सेकेंड में, समय दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा मिली सेकेंड में, यानी यहाँ जीरो से कहाँ पहुँच रहा है, जीरो से यहाँ बीच हुआ में 0.5 है, फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और 1.5 है, और यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है 2। तो हम लोग से पूछता है ना कि इसका निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड निकाल देते हैं। एक चक्कर कितना, एक चक्कर देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक चक्कर लग रहा है, यानी टाइम पीरियड कितना लग रहा है, टाइम पीरियड बराबर 2 माइक्रो सेकेंड, नहीं 2 मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड है एम दिया हुआ है, तो 2 मिली सेकेंड, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर होता है ना, तो वही इसी तरह 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा, तो 2 गुने -3 सेकेंड हो जाएगा। ये तो हम लोग को टाइम पीरियड निकला। तो अब हम लोग को निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आता है 1 बटा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बटा टाइम पीरियड, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 गुने 10⁻³ ये 10 के पावर ऊपर चला जाएगा, और ये 2 से 1 में डिवाइड कीजिए, यानी 2 पचे 10, 0.5 गुने 1000, 1 2 3, यानी अब कितना हो जाएगा 5 बार 1 2 3, 1 2 3, कितना अंक के बाद एक, ये खत्म, तो 500, यानी 500 हर्ट्ज आंसर होगा इसका, 500 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह का भी फिगर मिले तो घबराइएगा मत, धैर्य रखकर बना दीजिएगा, सब बन जाएगा। केवल आप लोगों को जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, हो सके तो इसको एक बार और रिवाइज करवा देंगे हम, मतलब कि फिर से 300 क्वेश्चन का सीरीज इसी को फिर से रिवाइज करवा देंगे, ताकि लाइव आकर और बेटर तरीका से ये 2 बार में याद हो जाए आप लोग को। ऐसे एक बार अभी आप समझिए, आप देखिए, समझे। चलिए ये क्या हो गया, 292 क्या बोलना चाह रहा है, 292 बोला निम्नलिखित तरंगों में से तरंगे जो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, मतलब कौन सा इसमें से ऐसा वेव है जो वैक्यूम में गति नहीं कर सकता है। तो देखिए पहला क्या है, लाइट वेव, तो प्रकाश तरंगे वैक्यूम में भी चला जाता है, अपना रेडियो तरंगे भी चला जाएगा एक्स किरण में, लेकिन ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव नहीं जाएगा। ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव वैक्यूम में गति नहीं कर सकता है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कि साउंड वेव मोशन नहीं करेगा वैक्यूम में। अगला देखिए क्या बोलता है, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, तो ध्यान रखिएगा किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का, एनर्जी का, इम्पल्स का, या रेट ऑफ पावर का। तो किलोवाट घंटा ये तो विद्युत शक्ति का, या इलेक्ट्रिक पावर का, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला देखिए 294 क्या बोलता है कि निर्वात में संचरित हो तो, और उसका आवृत्ति क्या दिया हुआ, आवृत्ति भी दिया हुआ है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा दिया हुआ है, और वेलोसिटी सी दिया हुआ है। तो भी बराबर क्या आता है एन लैम्डा दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी जगह के सी दिया हुआ है, तो सी बराबर क्या देगा म्यू लैम्डा, तो सी बराबर म्यू लैम्डा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, सी बराबर म्यू लैम्डा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो 294 हो गया। 295 देखिए तो क्या बोलता है, एक द्विउत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसका पावर क्या होगा, पावर बराबर क्या होता है 1/a, फोकस दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ऊपर 100 हो जाएगा, यानी 100/25, 25 चौका 100, यानी 4 हो जाएगा। द्विउत्तल लेंस है, मतलब डबल कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस हम लोग पॉजिटिव में रखते हैं प्लस में, यानी +4.0 डायोप्टर। अगला देखिए तो 296 क्या बोलता है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तारा द्वारा रुक रुक कर प्रकाश का उत्सर्जन करना, मानव चक्षु द्वारा, या वायुमंडलीय का अपवर्तन के सतत परिवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के सतत परिवर्तन के द्वारा क्या होता है कि तारा टिमटिमाते रहता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए तो 297 क्या बोलता है, 297 देखिए एक न्यूमेरिकल है, तो इसको न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। इसका एक जनरल इक्वेशन भी होता है, उस इक्वेशन से इसको हमको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, कंपैरिजन करके फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे उसको अच्छे से 2 साइन दिया हुआ इक्वेशन 314t माइनस 2x प्लस पाई बटा 2 दिया हुआ, और यहाँ से बोलता है कि वेवलेंथ निकाल के बताइए, लेमडा निकाल के। देखिए एक जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है जनरल इक्वेशन होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ से देखिए हम लोग को वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वही होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम लोग मान लीजिए वेवलेंथ ये के है, तो के बराबर क्या फार्मूला होता है, के बराबर होता है 2 पाई बटा लेमडा। तो देखिए के क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, यानी एक्स का कोएफिशिएंट कहने का मतलब देखिए जनरल इक्वेशन में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ से केवल 2 निकलेगा, ठीक, तो 2 निकल गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई बटा लेमडा।
अब इस लेमडा को एन ले आइए, तो लेमडा को एन लाइएगा तो क्या मिलेगा 2 पाई/पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ तो लेमडा बराबर पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। बस यही कहा जाएगा आंसर 3.14, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। समझे, यही इसका फाइनल आंसर 297 का ऑप्शन डी। देखिए 298 क्या बोल रहा है, आभारी यानी बीटा और गामा के बीच का संबंध बताना है। तो देखिए बताए थे अल्फा बीटा गामा के बीच में संबंध 1:2:3। तो देखिए बीटा और गामा के बीच में संबंध क्या हो जाएगा 2:3, यानी गामा बराबर हम लोग से पूछ रहा है, यानी b/y बराबर 2/3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3β/2 बराबर गामा। कहाँ है 3β/2 बराबर गामा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 298। इसके बाद देखते हैं 299। उपकरण जो विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति को पता लगा देगा, तो कौन सा है, वो तो गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। वैसे तो ओमीटर से वोल्टमीटर से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग गैल्वेनोमीटर ही जानते हैं, तो गैल्वेनोमीटर सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 300 नंबर, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 बल्ब है, प्रत्येक 60 वाट को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। 2 बल्ब है, यानी P1 बराबर दिया हुआ है 60 वाट, P2 बराबर भी दिया हुआ है 60 वाट। तो बोलता है क्या है कि उसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो बल्बों के युग्म द्वारा व्यवस्थित, मतलब दोनों का पावर क्या होगा, टोटल पावर, तो टोटल पावर दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 60 + 60 बराबर क्या हो जाएगा 120 वाट का दोनों बल्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज